हेलो व्यूअर्स, मैं मुकेश स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस पे। तो जैसे कि व्यूअर्स आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं टू वेरिएबल्स में, उनको हमने कैसे कैलकुलेट किया। और उसके बाद हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस की, और उनको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके सोल्यूशन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली हमारे पास जो एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी कि वो कितनी टाइप्स की बिहेवियर, कितनी टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में तीन टाइप्स के सोल्यूशन हमें मिल सकते हैं। वो सोल्यूशन हमने पढ़े थे, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन हमने पढ़ा था। तो देखिए, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जिन प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था कल। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उस वक्त आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और जब जो सिस्टम ऑफ लाइन जो होंगी वो आपके पास कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि a1/a2 दिस विल बी इक्वल टू b1/b2। अगर ये नॉट इक्वल टू होगा c1/c2, तो इस वक्त जो ये लाइंस होंगी ये आपके पास कौन सी लाइंस होंगी? इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी। और जब इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी मीन्स आपको सोल्यूशन कौन सा मिलेगा? नो सोल्यूशन मिलेगा। और तीसरी प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ी थी, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 दिस विल बी इक्वल टू c1/c2, तो इस वक्त आपको सोल्यूशन कौन सा मिलेगा? इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे होंगे और यहाँ पे जो लाइंस का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। सपोज करते हैं ये आपके पास एक ग्राफ है, तो अगर यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ लाइंस जो है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया हुआ है हमने, अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ लाइंस में एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की लाइन अगर कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स आपको उस वक्त कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि सिर्फ एक ही वैल्यू पे जो है आपको सिर्फ सोल्यूशन मिलेगा, बाकी वैल्यूज़ पे आपको उस पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा। अगर दूसरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लाइन जो है अगर वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, इट मीन्स वहाँ पे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, ये जस्ट एक दूसरे के पैरेलल चल रही होंगी, किसी पॉइंट पे आपको कोई एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे आ जाती है प्रॉपर्टीज़ आ जाती है सिस्टम ऑफ लाइंस की, कि अगर सिस्टम ऑफ लाइंस आपके पास कोइंसाइड कर रही होंगी, यानी कि जस्ट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होंगी, तो उस वक्त आपके पास सोल्यूशन जो मिलेगा इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपको हर एक वैल्यू के लिए सोल्यूशन मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पे आपके पास 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे आपने क्या चेक करना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो उस सोल्यूशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। इनके a1/a2 आपके पास किसके बराबर है? 9/18। उसके बाद b1/b2 आपके पास क्या आएगा? 3/6। उसके बाद c1/c2 आपके पास क्या आएगा? 12/24, क्योंकि जनरल इक्वेशन आपके पास जो है वो ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 18 है, तो ये हमारे पास a2 कोफिशिएंट है, इसका भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 18 आएगा। तो इसी तरह से हमने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया। अब देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि a1/a2 इज इक्वल टू 1/2 आएगा, क्योंकि 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। तो b1/b2 आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 आएगा। तो c1/c2 आपके पास क्या आएगा? 1/2। 12 1 ज़र 12, 12 2 ज़र 24। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास जो आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि a1 और a2 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2। इट मीन्स ये सारे आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो अब देखिए, प्रॉपर्टीज़ में अगर आप चेक करो तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ रही है? थर्ड प्रॉपर्टीज़ आ रही है। यानी कि जहाँ आपके पास
हर एक वैल्यू जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो अब देखिए इस मीन्स यहाँ पे आपके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि इस इक्वेशन में कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो आपने बता देना है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन मिल रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा है। तो गाइज अब हम चेक करते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन जो है वो कैसे मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9x + 3y + 12 जो है वो 0 के बराबर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे इनका एलसीएम अगर मैं लूँ 3, तो अगर मैं 3 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, 3x + y + 4 = 0। बिकॉज इनका जो एलसीएम आ रहा है 9, 3 और 12 का वो 3 आ रहा है। तो 3 से अगर मैं सबको डिवाइड कर दूं तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। और यहाँ पे भी अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो 6, 18 और 24, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 6 आ जाएगा। तो 6 से अगर हम इनको डिवाइड कर दें, 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, फिर वाई यहाँ पे बच जाएगा प्लस 6 4 ज़ा 24। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए हमने इसमें चेक करना है कि इसमें इनफिनाइट सोल्यूशन कैसे मिलते हैं। सपोज ले लेते हैं कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 लूँगा और y की वैल्यू भी मैं यहाँ पे -1 लूँगा, तो उस वक्त इस इक्वेशन में सोल्यूशन मिलेगा हमें या नहीं मिलेगा। तो 3 × -1 + 4 = 0। अब देखिए इसमें हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसमें सेम ही आंसर इनका आने वाला है। तो यह आ जाएगा -3 - 1 + 4 = 0। तो यह आ जाएगा -4 + 4 = 0। तो ये तो सोल्यूशन आ रहा है क्योंकि माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इट मीन्स इस वैल्यू पे जो हमें x = -1 और y = -1 पे हमें इसका सोल्यूशन मिल रहा है। अब मेरे एक और एग्जांपल इसमें करके देख लेते क्या कहीं हमें और भी सोल्यूशन मिलेगा अगर हम कोई दूसरी वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब मैं दूसरे एग्जांपल के साथ देखता हूँ। सपोज करते हैं कि x की वैल्यू मैं यहाँ पे -2 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो इस वैल्यू का अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, 3 × -2 प्लस y की जगह मैं 2 लिख लूँगा प्लस 4 = 0। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 3 2 ज़ा -6 प्लस 2 प्लस 4 = 0। अब -6 तो यहाँ पे +2 + 4 आपके पास हो जाएगा +6 = ये भी 0 आ जाएगा आपके पास। तो इसी तरह आप और भी बहुत सारी वैल्यूज़ लोगे और हर एक वैल्यू पे जो है इसका हमारे पास सोल्यूशन मिलेगा। तो इट मीन्स तभी इसको हम कहते हैं कि ऐसी वाली इक्वेशन पे हमारे पास इनफिनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ। सपोज करो मैं x की वैल्यू -3 ले लेता हूँ, y की वैल्यू मैं 5 ले लेता हूँ। तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। 3 × -3 + 5 + 4 = 0। 3 3 ज़ा 9 -9 आएगा प्लस 5 + 4 = 0। अब देखिए -9 प्लस 5 और 4 आपके पास कितना जाता है, 9 और 9 -9 आपके पास क्या जाता है, 0। इट मीन इस वैल्यू पे आपके पास इसका सोल्यूशन आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है। इट मीन्स ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे इस जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऐसी जैसी इक्वेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, पैरेलल, जिन पर पैरेलल लाइन जो पैरेलल सोल्यूशन पैरेलल होती है एक दूसरे के, और ऐसी जैसी इक्वेशन पे हमारे पास सोल्यूशन इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलते हैं। तो गाइस एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसकी। 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 5। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेक करते हैं। तो अब इसको जनरल फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 2x + 3y - 5 = 0 implies 3x + 2y - 5 = 0। अब इसका सोल्यूशन चेक करते हैं हम। a1/a2 आपके पास क्या कहलाएगा, 2/3। b1/b2 आपके पास क्या आएगा, b1/b2 आपके पास 3/2 आएगा। और c1/c2 आपके पास क्या आएगा, -5/5। तो ये आपके पास टर्म्स यहाँ पे आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करें तो a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू आपके पास 2/3 और b1/b2 की वैल्यू आपके पास 3/2 आ रही है। इट मीन्स a1/a2 आपके पास जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। और ये जो सिस्टम ऑफ लाइंस होगा ये आपके पास कौन सा होगा, कंसिस्टेंट होगा।
मतलब यहाँ पे ग्राफ में आपके पास कोई ऐसी दो लाइनें मिलेंगी जो किसी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अब देखिए इसकी हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक, कि ये जो आपके पास मिडिल टर्म है आपने इसको लेना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस फार्मूले का यहाँ पे रखना आपने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाइड 3। तो ये आपके पास क्या आएगा, इसका वेरिएबल जो है फर्स्ट वाली टर्म का यहाँ पे आपने लेना है, इक्वल टू, अब इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 4 माइनस 9 इंटू एक्स दिस विल इक्वल टू 5 2 ज़र 10 माइनस 5 3 ज़र 15। अभी आपके पास 4 माइनस 9 आपके पास आ जाएगा माइनस 5x, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 15 आपके पास आ जाएगा माइनस 5। तो x आपके पास आ जाएगा माइनस 5, तो माइनस 5 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साइड किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो देखिए माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो फिर हम क्या करते थे कि इसे x की वैल्यू 1 को हम किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते थे और y की वैल्यू को हम वहाँ से निकाल लेते थे। तो अगर हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करें इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो इन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब देखिए 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो इम्प्लाइज y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या, 5 माइनस 2 आपके पास कितना होता है, 3। अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल की साइड किस में चला जाएगा, डिवीजन में। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1। y की वैल्यू भी 1 आ रही है आपके पास, और x की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब देखिए ये आपके पास क्या था, यूनिक सोल्यूशन था, यानी कि जब हमने कैलकुलेट किया था ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन आ रहा था, यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। यानी कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पे ही ये जो हमें मिलेगा इसका सोल्यूशन सिर्फ इन्हीं वैल्यूज़ पे मिलेगा। बाकी जो भी वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट यहाँ पे करोगे तो उनका कोई भी रिजल्ट वहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाला, तो हमने x और y की वैल्यू को जब वेरी किया तो उनका सोल्यूशन वहाँ पे हमें मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पे ही इनका एक हमारे पास फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर 1 है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई, यानी कि y की वैल्यू भी आपके पास कितनी है, 1। तो ये 5 के बराबर आता है या नहीं आता है, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 प्लस 3 भी आपके पास किसके बराबर होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे x की जगह अगर आप 2 ले लोगे तो यहाँ पे y की जगह 1 ही रखोगे, तो 2 2 ज़रा आपके पास 4 होगा, 3 1 ज़र 3 होगा, तो 4 प्लस 3 तो 7 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू 5 है, तो इट मीन्स 4 प्लस 3 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। इट मीन इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन है कि जब आपके पास x 1 होगा y 1 होगा उसी वक्त हमारे पास जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये वैल्यू जो हम x और y की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं इनके बहुत सारे मेथड होते हैं। यानी कि एक तो हमने ट्रेडिशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। आपने क्या करना है कि इन दो इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करना है, फिर उसके बाद आप उसको सब्ट्रैक्ट करके एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, फिर उसको भी उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि हम उनके वेरिएबल्स जो हैं किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये ट्रिक आपने अपनानी है और इस ट्रिक के थ्रू आपने एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो गाइज आपके पास एक और मेथड है जिसको हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो क्रैमर रूल से भी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। अब देखिए क्रैमर्स रूल से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड इसमें हम यूज़ करेंगे। अब देखिए डिटर्मिनेंट मेथड हम ये लेंगे, एक आपके पास यह जाएगा, एक डिटर्मिनेंट ऑफ x आपने कैलकुलेट करना है और एक डिटर्मिनेंट ऑफ y आपने कैलकुलेट करना है। अब देखिए उनकी वैल्यू को यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। जो आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 और 3, यानी कि जो कोफिशिएंट्स होंगे x के कोफिशिएंट यहाँ पे आएंगे और y के कोफिशिएंट यहाँ पे आएंगे 3 और 2।
अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या करने हैं, उसके कोफिशिएंट को छोड़कर जो बाकी कोफिशिएंट आपके पास बचे हैं उनको लिखना है। तो y की पोजीशन जो है सेकंड नंबर पे आती है, तो हम लिखेंगे 3, 2 और x की पोजीशन पे हम लिखेंगे 5 और 5 को। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि y की वैल्यू को हम नहीं, यानी कि जो भी y के कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो बाकी जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो x के कोफिशिएंट को लिखेंगे 2, 3 और यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इनके डिटर्मिनेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़रा आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूले का माइनस, और 3 ज़रा आपके पास कितना हो जाएगा 9। और इसके जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी 5 2 ज़रा आपके पास कितना होता है 10 माइनस फार्मूले का 5 3 ज़रा आपके पास कितना जाएगा 15। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने करना है 5 2 ज़र 10 माइनस 5 3 ज़र 15। और जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 4 - 9 आपके पास कितना हो जाता है -5, और 10 - 15 भी आपके पास -5, और 10 - 50 भी आपके पास क्या जाएगा -5। अब आपने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए x और y की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x ओवर डिटर्मिनेंट d, यानी कि जो x का डिटर्मिनेंट आया डिवाइड बाई d। दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x आपके पास कितना आया है -5 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास कितनी आई है -5, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1। ठीक है गाइज। उसके बाद y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाई मेन डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ y भी आपके पास -5 है और डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपके पास क्या है -5 है, तो ये भी आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1 आएगी। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 आई और y की वैल्यू भी 1 आई। तो जो हमने ट्रिक से निकाला था उससे भी हमारे पास इनकी वैल्यू सेम आई थी, x की वैल्यू 1 आई थी, y की वैल्यू भी 1 आई थी। और जो हम ट्रेडिशनल मेथड कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं उन सब से जो है इनके सॉल्यूशन जो है सेम निकलेंगे। जस्ट अप्रोच आपने क्या अपनानी है एग्जाम्स में, क्योंकि वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्लिक करना है, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ जी आपने इसी मेथड से करना है। जस्ट वहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव होगा, आपका उसका आंसर सही आना चाहिए। तो आप किसी भी मेथड से उस जो भी आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होंगी उनके सोल्यूशन को कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आप ट्रिक के थ्रू जाओ या क्रैमर्स रूल मेथड के थ्रू जाओ या एक कन्वेंशनल मेथड के थ्रू जाओ। जो मेथड आपको इजी लगता है, फास्टेस्ट लगता है, आप उस मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास यानी कि इक्वेशंस को पहले आपने अरेंज करना है। सपोज करते हैं अगर आपके पास ऐसे दिया जाएगा -y + 3x = 2 -2y - 2 = 3x। अगर ऐसे आपके पास अगर कोई इक्वेशन दी जाएगी तो आपने सबसे पहले उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करोगे, देखो 3x यहाँ पे आपके पास 3x - y = 2 आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, 3x यहाँ पे आपने लिखना है, y लिखना है, तो y = की साइड चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा +2y। तो इक्वल टू की साइड -2 रह रहा है तो आपने इस तरह क्या लिखना है -2। तो आपने पहले इक्वेशन को अरेंज करना है, यानी कि एक ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, चाहे क्रैमर रूल से आप करो या शॉर्ट ट्रिक से आप करो या फिर कन्वेंशनल मेथड से आप करो। पहले इक्वेशन को अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो x और y होते हैं ये इन्हीं की आपने क्या निकालनी होती है, वैल्यूज़ निकालनी होती हैं जिनसे आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। अब देखिए x और y ये एक्चुअली होते क्या, ये वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स का मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि x और y जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स मीन जो चेंज होते हैं। तो वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, वेरी होना या चेंज होना। तो जैसे सपोज करते हैं जैसे 3x है, तो वेरी करने का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास कितना आएगा 3, अगर x की वैल्यू 2 होगी आपके पास कितना आएगा 6, अगर x की वैल्यू 3 होगी आपके पास कितना जाएगा 9। मीन्स ये वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कि x जो है वो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि x अपनी वैल्यू का अगर चेंज करेगा तो होल टर्म पे जो है वो वेरिएशन आएगा। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। गाइज एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, तो आपने उसको ना प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर हमें बताना है। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख सकते हो। तो 2x + y = -5,
तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है इसका कि आपके पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनाइट सोल्यूशंस आएंगे इसमें, और आपने उन सोल्यूशंस को कैलकुलेट भी करना है, यानी कि x और y की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये कौन सा सोल्यूशन है। तो ये आपको एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता सकते हो। तो गाइज़ इसी क्वेश्चन के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, और जिस किसी को भी अगर इस टॉपिक में कहीं पे डाउट है वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर गाइज़ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जो भी हमारे चैनल पर अभी तक न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन बटन को क्लिक करके हमारी न्यू नोटिफिकेशंस के अपडेट ले सकता है। तो गाइज़ एक और बात बताना चाहूँ मैं आपको कि हमारी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप है उस पर हम सेक्शनल टेस्ट अपलोड करते रहते हैं वीकली, और जिन्होंने अभी तक उस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अपने टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को वहां पे एग्जामाइन कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।